गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एलबीएस गंगा के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। जैसा कि हम बात कर रहे थे कि महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति कैसे हुई, काफ़ी सारा भूगोलवेत्ताओं के बीच मतभेद रहा, काफ़ी भूगोलवेत्ताओं के मध्य विवाद रहा, आलोचना रही, लॉर्ड केल्विन रहा हो, फिर बहुत सारे विद्वानों ने पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में विभिन्न विभिन्न विद्वान मत खोजे और महाद्वीप महासागर अलग अलग का निर्माण किस तरीके से हुआ। क्योंकि बेसिकली जो हमें ये देखने को मिलता है कि उत्तरी गोलार्ध में जो भाग था वो स्थल प्रमुख था वहाँ, और दक्षिणी गोलार्ध में जलीय भाग की प्रधानता है। जैसे कि बताया था कि दक्षिणी न्यूजीलैंड में अगर हम दक्षिणी ध्रुव मान लें तो वहाँ इंग्लिश चैनल में उत्तरी ध्रुव होगा और वहाँ स्थल भाग की प्रमुखता है और यहाँ जलीय भाग की प्रमुखता है। तो विभिन्न विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग तरीके से इसको बताया कि किस तरीके से हमारे महाद्वीप महासागरों की उत्पत्ति हुई। हम वही बीए फर्स्ट ईयर की ज्योग्राफी की फिजिकल ज्योग्राफी की बात कर रहे हैं। फिजिकल ज्योग्राफी का हमारा फर्स्ट इकाई चल रहा है जिसमें हमारा महाद्वीप महासागरों की उत्पत्ति एवं इनका किस तरीके से पूरा उसका वैज्ञानिक महाद्वीप प्रवास सिद्धांत और प्लेट के सिद्धांत के बारे में बात करेंगे। तो ये महाद्वीप किससे बने और महासागर किससे बने, उससे उसकी जो सबसे पहले पहल की थी जो स्पष्ट प्लेट बताने का प्रयास किया था वो एक महोदय थे ऑन्टेनियो स्नाइडर। 1858 में सर्वप्रथम एक संकुचन सिद्धांत का खंडन करते हुए बताया कि ये जो महाद्वीप और महासागर हैं वो किसी समय में एक ही भाग था, मतलब सारा एक ही भाग था, महाद्वीप हो या महासागर। वो बाद में पृथ्वी की जो चंद्रमा की ज्वारीय बल है और उत्प्लावक बल है, बलों के माध्यम से ये चीजें अलग हुई हैं और कार्बन प्लस युग पर क्रियाशील युग जो हुआ उस युग में समय के दरमियान ये सारी चीजें में परिवर्तन होता रहा। और आज हम जो दिख रहे हैं उसमें कोई दोहराई नहीं है। जैसे कि दक्षिण अमेरिका है, ये अफ्रीका है, यूरोप है, उत्तरी अमेरिका, तो किसी समय में ये एक रहा होगा। इसके बिल्कुल ये चीजें यहाँ पर ए नामक जो कटक है उस कटक का भ्रंश हुआ और ये जो चीजें थी वो अलग हो गई। बात करते हैं उसकी संपूर्ण। सबसे पहले आता है टेलर का महाद्वीप विस्थापन परिकल्पना। तो एफबी टेलर ने अपने महाद्वीप प्रवास सिद्धांत का प्रतिपादन 1908 में किया। कब किया? 1908 में। एक तो 1908 में इन्होंने प्रवास सिद्धांत किया, जबकि इनका जो प्रकाशन है वो 1910 में हुआ। 1910 में प्रकाशन। टेलर का विचार स्थल भाग क्षैतिज स्थानांतर के विषय में थे। टेलर की परिकल्पना का मुख्य उद्देश्य था टर्शियरी युग में बोर्डर वृत्त पर्वतों की व्याख्या करना। इसका इस प्रभाव का जो मुख्य उद्देश्य था वो उद्देश्य ये था, उद्देश्य क्या था? उद्देश्य टर्शियरी युग के पर्वतों के निर्माण की व्याख्या करना, ये उनका मुख्य उद्देश्य था। जो मोर्डर वलित पर्वतों की व्याख्या करना। उत्तरी तथा दक्षिण अमेरिका के रॉकीज तथा एंडीज के उत्तर से दक्षिण दिशा में फैलाव तथा अल्पाइन आल्पस काकेशस हिमालय आदि पर्वतों का पूर्व से पश्चिम दिशा के विस्तार की समस्या है। यानी कि हम देखते हैं जैसे कि उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका में रॉकीज पर्वत और दक्षिण अमेरिका में एंडीज पर्वत, इन पर्वत श्रृंखलाओं की जो स्थिति है वो उत्तर से दक्षिण की ओर है, जबकि आल्पस है, हिमालय है, काकेशस है, यूराल की ऐसी। तो इन पर्वतों की जो समानता है वो पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर विस्तार है। इनका विस्तार जो है वो पूर्व से पश्चिम। आप विश्व मानचित्र का जो एटलस पे देखेंगे तो वहां पर ये पाएंगे कि इनकी स्थिति में और उनकी स्थिति में काफी परिवर्तन है। तो ये परिवर्तन जो उसकी व्याख्या करना ही इस टेलर का महाद्वीप विस्थापन सिद्धांत का एक मुख्य उद्देश्य रहा है। अब टेलर के सामने मुख्य समस्या ये थी जिसका हम चाहते थे, इसी समस्या को सुलझाने के लिए टेलर ने संकुचन सिद्धांत के विपरीत अपने स्थल विस्थापन ड्रिफ्ट डिस्प्लेसमेंट थ्योरी का प्रतिपादन किया। इस प्रकार प्रवास सिद्धांत टेलर के प्रथम प्रयास माना जाता है। यद्यपि इससे पहले एंटोनियो स्नाइडर
एक विद्वान हुए हैं एंटोनियो स्नाइडर। इन्होंने 1858 में प्रवाह के विषय में जानकारी दी थी। सबसे पहले स्नाइडर मॉडल ने सबसे पहले प्रवाह के बारे में जानकारी दी थी। उन्होंने बताया कि स्नाइडर का मुख्य उद्देश्य कार्बनिफरस युग में यूरोप की कोयलों की तहों में विद्यमान वनस्पतियों के अवशेष तथा उत्तरी अमेरिका के कोयलों की परतों की वनस्पतियों के अवशेष की समानता को स्पष्ट करना था। यानी कि ये चाहते थे कि कार्बनिफरस युग में, मतलब कार्बनिफरस युग था उस समय यूरोप की कोयलों की तहों में विद्यमान जो कोयले दब गए हैं उनमें वनस्पति के अवशेष तथा उत्तरी अमेरिका के कोयलों की परतों की वनस्पतियों के अवशेष की समानता को स्पष्ट करना था। अब टेलर बताते हैं कि टेलर ने अपने सिद्धांत का शुभारंभ क्रेटेशियस युग से किया है, यानी कि क्रेटेशियस युग से किया। उस समय मुख्यतया दो स्थल भाग थे। एक था लोरेशिया का स्थल भाग उत्तरी ध्रुव के पास और गोल्डवाना दक्षिण ध्रुव के पास स्थित था। इसे यहाँ पर मैं बताता हूँ, धीरे से करो इसको समझ लीजिए। ये था लोरेशिया और ये था गोल्डवाना लैंड। अब लोरेशिया में जो मुख्य बेसिकली थे उत्तरी अमेरिका, यूरेशिया, गोल्डवाना लैंड में थे दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। ये जो तीन थे वो गोल्डवाना का भाग है और ये उत्तरी अमेरिका और यूरोप और एशिया वाला जो पार्ट था वो लोरेशिया का भाग था। ऐसा बताते हैं। उन्होंने ये कल्पना की कि महाद्वीपीय भाग सियाल के बने। उन्होंने ये बताया कि महाद्वीपीय जो है ये महाद्वीपीय भाग है वो पूरी तरीके से सियाल पे बने हैं। सियाल सीमा पर तैर रहे हैं। टेलर ने प्रवाह महाद्वीपों का प्रवाह मुख्य रूप से विषुवत रेखा की ओर बताया। प्रवाह स्थल प्रवाह का मुख्य कारण ज्वारीय बल को बताया और क्रेटेशियस युग में जब की चंद्रमा की उत्पत्ति हुई तो उस समय पृथ्वी के अधिक निकट रहा होगा। उस कारण चंद्रमा की ज्वारीय शक्ति भी अधिक रही होगी। इस शक्ति के कारण पृथ्वी के परिभ्रमण में काफी वृद्धि हो गई। साथ ही साथ ज्वारीय शक्ति के कारण स्थल भागों की ध्रुव की ओर के प्रवाह और स्थानीय ग्रहण होने लगा। और टेलर ने जो बताया वो ये बताया कि कार्बनिफरस जो युग था, टेलर ने ये बताया कि कार्बनिफरस जो युग था उस युग में संपूर्ण उत्तर का लोरेशिया उधर इधर गोल्डवाना लैंड एक था और क्रेटेशियस युग में जब चंद्रमा की ज्वारीय शक्ति के प्रभाव से ये जो स्थल भाग था वो पश्चिम की ओर उत्तर की ओर खिसक गए, भूमध्य रेखा की ओर खिसक गए। उसके लिए दो बल महत्वपूर्ण है। एक तो है चंद्रमा का ज्वारीय बल और एक है उत्प्लावक बल। टेलर ने स्थानांतरण की दो रूपों में बताया। पहला तो ये विषुवत रेखा की ओर तरफ और दूसरा पश्चिम की तरफ, यानी कि एक तो ये विषुवत रेखा की तरफ जा रहे थे और एक पश्चिम दिशा की ओर जा रहे थे। परंतु दोनों दिशाओं की प्रवाह में प्रयुक्त शक्ति चंद्रमा की ज्वारीय शक्ति ही थी। अधिक ज्वारीय शक्ति के कारण लोरेशिया स्थल भाग उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर प्रवाहित होने लगा। यह प्रवाह संभवतः उत्तरी ध्रुव की अरे दिशा में रहा होगा। इस प्रवाह ने उत्तरी ध्रुव के पास खिंचाव पैदा कर दिया, जिस कारण स्थल भाग का प्रवाह के साथ साथ विभजन भी हुआ। इस खिंचाव, तनाव या विभजन के फलस्वरूप बेफिन की खाड़ी, लैब्राडोर सागर तथा नेविस जलसंधि की रचना हुई। इसी प्रकार गोंडवाना लैंड का प्रवाह दक्षिण ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर हुआ तथा यह कई भागों में टूट गया। इस कारण ग्रेट ऑस्ट्रेलियन
बाइट तथा अंटार्कटिका महाद्वीप के चारों तरफ रास सागर का निर्माण हुआ। ग्रीनलैंड तथा साइबेरिया के बीच आर्कटिक बेसिन का निर्माण लॉरेशिया के विषुवत रेखा की तरफ प्रवाह के कारण हुआ था। अब दक्षिणी अटलांटिक तथा हिंद महासागर का निर्माण प्रवाहित होते हुए महाद्वीपों के बीच खाली स्थान से जल भरने के कारण हुआ माना जाता है। टेलर ने यह माना कि प्रवाह के समय जहां भी अवरोध कम था वहां पर स्थल भाग लोब के रूप में प्रवाहित होने लगा तथा उसके अग्रभाग में पर्वतों तथा द्वीपीय चापों का निर्माण हुआ। हिमालय, काकेशस तथा आल्प्स पर्वत श्रेणियों का निर्माण लॉरेशिया तथा गोंडवाना के ध्रुवों की तरफ से विषुवत रेखा की ओर प्रवाहित होने के कारण बताया गया। अब वो बताते हैं कि इसकी जो सिद्धांत है उसमें कुछ आलोचना हुई, क्रिटिसिज्म हुआ कि ये जो सियाल है यानी कि महाद्वीप और महाद्वीप जो बने वो सियाल क्यों बने, महाद्वीप जो है वो सीमा पर तैर रहा है, सीमा पे पहले तो पता नहीं तैर रहा है और एक बता रहे कि इसका जो मूवमेंट है वो भूमध्य यानी कि विषुवत रेखा ध्रुवीय रेखा पर हो रहा है, एक वो बता रहे कि पश्चिम की तरफ हो रहा है। अब जो क्रिटिसिज्म है वो बताते हैं कि आलोचना ऐसा क्यों होता है, क्योंकि टेलर का उद्देश्य टर्शियरी पर्वतों की उत्पत्ति की व्याख्या करना था। उद्देश्य क्या है? टर्शियरी युग की जो पर्वत निर्माण की व्याख्या करना था। अतः उसके लिए उन्होंने महाद्वीपों के बड़े पैमाने पर प्रवाह कराया। निश्चित ही पर्वतों की बनावट को देखने से ज्ञात होता है कि उनकी बनावट के लिए कुछ क्षैतिज गति का होना आवश्यक था, परंतु केवल 32 से 64 किलोमीटर का स्थानांतरण इस समस्या को सुलझाने के लिए पर्याप्त होगा। इसके विपरीत टेलर ने हजारों किलोमीटर का प्रभाव बताया, दूसरे उनका प्रभाव भी गलत बताया जाता है। यदि क्रिटेशियस युग में चंद्रमा की ज्वारीय शक्ति टर्शियरी युग के पर्वतों के निर्माण के लिए उत्तरदायी थी, तो उसके लिए पहले की ये पर्वत के विषय में क्या होगा। अब टेलर टर्शियरी युग के पूर्व पर्वत क्रम की समस्या पर प्रकाश नहीं डालते। यदि ज्वारीय शक्ति के महाद्वीपों का बड़े पैमाने पर प्रवाह तथा स्थानांतरण हो सकता है तो यह शक्ति पृथ्वी के परिभ्रमण पर रोक का काम कर सकती थी तथा एक वर्ष के भीतर ही पृथ्वी के परिभ्रमण बंद हो गया होता। अब हॉर्न्स के अनुसार न तो ज्वारीय शक्ति न कोई बाहरी शक्ति ही महाद्वीपों में प्रवाह ला सकती है तथा पर्वत निर्माण में सहायता कर सकती है। यह शक्ति पृथ्वी के भीतर से आनी चाहिए। इस प्रकार टेलर का मत तो यद्यपि मान्य नहीं है, पर उनकी परिकल्पना का महत्व इस बात में है कि उन्होंने महाद्वीपों महासागरों के स्थायित्व के विपरीत आवाज उठा और संकुचन की खिलाफत की और महाद्वीप और महासागर निर्माण की समस्या को सुलझाने के लिए नहीं विचार किया। अब टेलर ने ये बताया कि मतलब उन्होंने अपनी परिकल्पना के माध्यम से एक पहल की शुरुआत की कि ऐसा रहा होगा, लेकिन अगर इनके प्रमाणों की बात करें तो प्रमाण पूरी तरीके से सही साबित नहीं होते, क्योंकि अगर सियाल जो है वो सीमा पर ही तैर रहा है तो इनका जो गति है वो गति भूमध्य रेखा की ओर ही क्यों होती, वो ध्रुवों की ओर भी हो सकती थी, पूर्व की ओर भी हो सकती थी और दूसरा ये कि पश्चिम की तरफ भी हो रही है। तो इसका पीछे उनका जो लॉजिक था वो लॉजिक साबित नहीं हो पाता है, जिससे उनकी जो पहल थी उस पहल को भूगोलवेत्ताओं ने लगभग अस्वीकार किया है। अब हम बात करते हैं कि वेगनर का महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत क्या है, क्योंकि वेगनर महोदय जो थे वो बेसिकली एक जलवायुवेत्ता और भूशास्त्रवेत्ता थे। वेगनर महोदय जो हुए हैं उन्होंने बताया कि इस तरीके से महाद्वीप और महासागर बने। वेगनर का महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत है। उस सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य, जैसे कि मैंने बताया कि वेगनर महोदय प्रोफेसर अल्फ्रेड वेगनर जर्मनी के एक प्रसिद्ध जलवायुवेत्ता भूशास्त्रवेत्ता थे। वेगनर ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन 1912 में किया। एक तो आप टेलर का देख लीजिए, टेलर का ये जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है वो 1908 में, लेकिन इसका प्रकाशन 1910 में होगा। इनका मुख्य उद्देश्य ये था कि टर्शियरी युग के पर्वतों के निर्माण की व्याख्या करना, यानी कि टर्शियरी युग के जो पर्वत है, रॉकीज है, एंडीज है, आल्प्स है, हिमालय है, ये काकेशस है, तो इन पर्वतों की जो संरचना है वो संरचना में रॉकीज और एंडीज की पर्वत की संरचना तो एक जैसी है, लेकिन आल्प्स है, काकेशस है, तो और पर्वतों की संरचना में इतना वेरिएशन क्यों आ रहा है वो जानना चाहते थे। इस वजह से इन्होंने ऐसा
बताया कि प्राचीन समय में लॉरेशिया और गोंडवाना एक ही भाग था, लेकिन ये ध्रुवों की अपने विषुवत रेखा की ओर और इधर मूव कर रहे थे। जिस वजह से ये बदल पड़े थे। यहाँ पर रॉकीज का निर्माण होता है, यहाँ पर रॉकीज का, यहाँ पर एंडीज का, और ये जो बाकी ध्रुवों की ओर कर रहे थे, यहाँ पर हिमालय का निर्माण हुआ, यहाँ पर आल्प्स और यहाँ पर काकेशस का निर्माण होता है। ऐसा ये वो बताने का प्रयास करते हैं। हाँ, तो वेगनर का सिद्धांत का निर्माण 1912 में किया, परंतु उसका विवेचन 1915 तथा 1920 में हुआ, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के कारण इस सिद्धांत की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित नहीं हो पाया। महासागरों की तली तथा महाद्वीपों की स्थिति की संकल्पना को गलत प्रमाणित करने के लिए वेगनर ने अपनी प्रतिस्थापन परिकल्पना डिस्प्लेसमेंट हाइपोथेसिस का प्रतिपादन किया। वेगनर के सामने मूलभूत समस्या थी जलवायु संबंधी परिवर्तन। भूमंडल के अनेक क्षेत्रों में ऐसे प्रमाण मिले हैं जिनके आधार पर यह ज्ञात होता है कि एक ही स्थान पर जलवायु में समय समय पर अनेक परिवर्तन हुए हैं। इन परिवर्तनों को दो रूपों में स्पष्ट किया जा सकता है। यदि स्थल भाग एक जगह पर स्थिर रहे हो तो जलवायु कटिबंधों का क्रमशः स्थानांतरण हुआ होगा, जिस कारण कभी शीत, कभी उष्ण, कभी शुष्क, कभी उष्णार्द्र जलवायु का आगमन हुआ होगा। परंतु ऐसे स्थानांतरण के प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं मिलते। नंबर 2, यदि जलवायु कटिबंध स्थिर रहे हो तो स्थल भागों का स्थानांतरण हुआ होगा। वेगनर ने स्थल के स्थायित्व को पूर्णतया अस्वीकार किया तथा उनके स्थानांतरण एवं प्रवाह में विश्वास किया है। अब सिद्धांत का जो प्रधान रूप है वो इस प्रकार है। सिद्धांत का जो प्रधान रूप है उसमें बताया कि वेगनर ने पूर्व जलवायु शास्त्र, पूर्व वनस्पति शास्त्र, भूशास्त्र, भूगर्भ शास्त्र के प्रमाणों के आधार पर यह मान लिया कि कार्बनिफरस युग के समस्त स्थल भाग का एक स्थल भाग के रूप में संलग्न थे। इस स्थल पिंड का नाम पेंजिया किया। इस पर छोटे छोटे आंतरिक सागरों का विस्तार था। पेंजिया के चारों ओर विशाल जलधार था, जिसका नामकरण वेगनर ने पेंथालासा किया। पेंजिया का उत्तरी भाग लॉरेशिया, उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया तथा दक्षिणी भाग गोंडवाना, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, मेडागास्कर प्रायद्वीप भारत, ऑस्ट्रेलिया व अंटार्कटिका को प्रदर्शित करता था। पेंजिया के में 3 परतें थी, जिसमें ऊपरी परत सियाल, मध्यवर्ती परत सीमा और केंद्र का भाग नीचे का बना था। सियाल महाद्वीप भाग बिना किसी रुकावट की सीमा पर तैर रहा था और कार्बनिफरस युग में दक्षिणी ध्रुव अफ्रीका में वर्तमान जो डरबन है, डेहराडून के पास, वो पेंजिया के मध्य में था। वेगनर का सिद्धांत का इस प्रकार कार्यान्वयन कार्बनिफरस युग से प्रारंभ होता है। आगे चलकर पेंजिया का विभाजन हो गया और स्थल भाग एक दूसरे से अलग हो गए। परिणामस्वरूप महासागरों महाद्वीपों का निर्माण वर्तमान प्राप्त होता है। वेगनर महोदय थे, उन्होंने बताया कि सबसे पहले जितने भी ये पृथ्वी पर स्थल भाग है वो स्थल भाग एक ही है। उन्होंने बताया कि ये जो स्थल भाग है वो पूरा एक ही है और इस स्थल भाग का उन्होंने नाम दिया पेंजिया। पेंजिया नाम दिया। फिर स्थल भाग जो है वो चारों ओर से एक अपार जलराशि है, अपार जलराशि है, ये पूरी जलराशि है। इस जलराशि को उन्होंने नाम दिया पेंथालासा। पेंथालासा और पेंथालासा। अब पेंजिया का क्या होता है कि विभजन हो जाता है और विभजन होने के फलस्वरूप यहाँ ये 2 भागों में बढ़ जाता है। ये हो गया लॉरेशिया और ये हो गया गोंडवाना लेक। जो लॉरेशिया था उससे बनता है उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया, जबकि गोंडवाना लैंड था उसको नाम दिया उन्होंने दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और प्रायद्वीपीय भारत। ये जो पार्ट था वो पूरा गोंडवाना लैंड का पार्ट था। बीच में जो ये भूसंरचना थी
उसको नाम दिया टेथिस सागर। टेथिस सागर। तो ये इस तरीके से पूरी, और ये जो पेंजिया है वो 3 परतों का बना हुआ, सीमांत, सियाल, सीमा और निफे। जो ऊपरी भाग था वो था सियाल का, निचली भाग था, मध्य भाग था वो सीमा का, और बिल्कुल केंद्रीय भाग था उसको उन्होंने निफे कहा। ये इस तरीके से महाद्वीप और महासागर का निर्माण उन्होंने बताया। जो दक्षिणी ध्रुव है वो अफ्रीका के नटाल में, जो डरबन है, डरबन दक्षिणी ध्रुव बताया। ये पूरा उन्होंने मुख्य जो सिद्धांत है वो सिद्धांत बताया। अब इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब सिद्धांत के पक्ष में जो प्रमाण है वो प्रमाण ये है कि भूगर्भिक बनावट, जलवायु तथा वनस्पति के वितरण के आधार पर वेगनर ने ये प्रमाणित करने का प्रयास किया है कि प्रारंभ में सभी स्थल भाग पेंजिया के रूप में थे। वेगनर का कहना था है कि वर्तमान महाद्वीपों को जोड़कर पेंजिया का रूप दिया जा सकता है। यानी कि इसके पक्ष में जो प्रमाण है एक तो जिग्सा फिट, एक है जीवावशेष। ये कुछ प्रमाण है वो बताते हैं कि जिग्सा फिट, यानी कि बताता हूं आपको। ये यूरोप, ये अफ्रीका, ये उत्तरी अमेरिका और ये दक्षिणी अमेरिका। तो प्राचीन समय में ये हमारा विश्व एक बड़ा लगभग अब ये अंत महासागर, यहाँ पर ये एस जैसा गॉर्ज बनता है, एस जैसा कटक, यहाँ पर ये तो वेगनर मॉडल जो है वो ये बताते हैं कि ये जो उत्तरी अमेरिका वो यूरोप से पूरी तरीके से फिक्स हो सकता है, ये दक्षिण अमेरिका वो अफ्रीका से पूरी तरीके से फिक्स हो सकता है, यानी कि जिग्सा फिट।
इस बार इसके अलावा जो बात बताई उन्होंने कि बताया कि जीवावशेष यानी कि उत्तरी अमेरिका के इस भागों में और इस भागों में, दक्षिण अमेरिका के, यूरोप के इन भागों में और भागों में जो जीवावशेष है, जीवावशेषों की चट्टानों में एक दूसरे प्रमाण मिले हैं। फिर है लेविंग जीव। जो लेविंग जीव है वो बताया कि काफी संख्या में जो लेविंग थे वो लेकिन पूर्व पश्चिम की तरफ गति कर रहे थे और यहाँ स्थलभाग मिलने की वजह से यहाँ जल में गिर जाते अटलांटिक महासागर। तो यहाँ पर कभी पूर्व की तरफ पश्चिम की तरफ गति करने का क्या कारण है? पूर्व की तरफ भी गति कर सकते लेकिन वो गति बाहर नहीं करते क्योंकि लेविंग कुछ जो जीव है वो जीव जंतु यहाँ उनके अनुसार ये था कि पश्चिम की तरफ कोई न कोई स्थलखंड है, वो स्थलखंड की तलाश में जाते हैं और यहाँ अटलांटिक महासागर में गिर जाते हैं ये। और एक प्रमाण ये है कि ग्लासोस्फीयर वनस्पति यानी कि ग्लासोस्फीयर वनस्पति है वो विश्व के कई भागों में पाई गई, यानी कि कई भागों में पाई जाने की वजह से उसको वैज्ञानिक महोदय जो ये बताते हैं कि ये कभी स्थलखंड एक रहा होगा तो विश्व में अनेक भागों में ये जो चीजें वो पाई जाती है। ये सिद्धांत का मुख्य पार्ट है। अब सिद्धांत के पक्ष में प्रमाण में व्याख्या से करता हूं। भूगर्भीय बनावट, जलवायु तथा वनस्पति के वितरण के आधार पर वैज्ञानिक ने यह प्रमाण करने का प्रयास किया कि प्रारंभ में सभी स्थलखंड पेंजे के रूप में थे। बराबर। वैज्ञानिक का कहना है कि वर्तमान महाद्वीपों को जोड़कर पेंजे का रूप दिया जा सकता है। नंबर 1, वैज्ञानिक के अनुसार आंध्र महासागर के दोनों तटों पर भौगोलिक एकरूपता पाई जाती है। दोनों तट एक दूसरे से मिलाए जा सकते हैं। जिस तरह किसी वस्तु के दो टुकड़े करके पुनः मिलाया जा सकता है जिग्सा फिट, उसी प्रकार उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट को उत्तरी यूरोप के पश्चिमी तट तथा दक्षिणी अमेरिका के पूर्वी तट को अफ्रीका के पश्चिमी तट से मिलाया जा सकता है। यानी कि ये अमेरिका का पश्चिमी तट और दक्षिण अमेरिका का पूर्वी तट, उत्तर अमेरिका का पश्चिमी पूर्वी तट और यूरोप का पश्चिमी तट को मिलाया जा सकता है जिग्सा फिट। भूगर्भिक नंबर 2, भूगर्भिक प्रमाणों के आधार पर आंध्र महासागर के दोनों तटों के कैलिडोनियन तथा हर्सिनियन पर्वतक्रमों में समानता पाई जाती है। नंबर 3, यदि दोनों तटों की भूवैज्ञानिक संरचना का विचार किया जाए तो पुनः साम्य दिखता है। डुटुवाइट ने दक्षिण अमेरिका के पूर्वी तथा अफ्रीका के पश्चिमी तटों का गहन अध्ययन करके बताया कि दोनों तटों की संरचना में पर्याप्त साम्य है। इनके अनुसार दोनों तट पूर्ण रूप से नहीं मिलाए जा सकते, परंतु 400 से 800 किलोमीटर का अंतर रह जाता है। आंध्र महासागर के दोनों तटों पर चट्टानों में पाए जाने वाले जीवावशेष, फॉसिल तथा वनस्पतियों के अवशेषों में पर्याप्त समानता पाई जाती है। अब भूगणितीय प्रमाणों के आधार पर यह बताया जाता है कि ग्रीनलैंड निरंतर 20 मीटर प्रति वर्ष की गति से पश्चिम की ओर सरक रहा है। 1930 के बाद उसके पश्चिम की ओर खिसकने का कोई प्रमाण नहीं मिला। छठा, स्कैंडिनेविया के उत्तरी भाग में पाए जाने वाले लेमिंग नामक छोटे छोटे जंतु अधिक संख्या में हो जाने पर पश्चिम की ओर भागते हैं, परंतु आगे स्थल न मिलने के कारण सागर में जलमग्न हो जाते हैं। इससे यह प्रमाणित होता है कि अतीत काल में जब स्थल भाग एक में मिले थे तो जंतु पश्चिम की ओर जाया करते थे। 7, ग्लासोस्टेरिस वनस्पति का भारत, दक्षिण अफ्रीका, फॉकलैंड, ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका में पाया जाना यह प्रमाणित करता है कि कभी ये स्थल भाग एक में मिले थे। 8, कार्बनिफरस युग में हिमानीकरण के प्रभाव का ब्राजील, फॉकलैंड, दक्षिण अफ्रीका, प्रायद्वीपीय भारत तथा ऑस्ट्रेलिया में पाया जाना तभी संभव हो सकता है जबकि सभी स्थल भाग कभी एक रहे हों। दक्षिणी ध्रुव डरबन के पास रहा होगा। अब प्रवाह संबंधी बल जो है वो 2 बल हैं। वैज्ञानिक के अनुसार जब पेंजिया में विभाजन हुआ तो उसमें 2 दिशा में प्रवाह हुआ, एक तो उत्तर की ओर, दूसरा या भूमध्य रेखा की ओर, दूसरा पश्चिम की ओर। ये प्रवाह दो प्रकार के बलों द्वारा संभव हुए हैं। नंबर 1, भूमध्य रेखा की ओर प्रवाह गुरुत्व बल अथवा प्लवनशीलता के बल यानी उत्प्लावक बल, फोर्स ऑफ बायोसी के कारण हुआ। महाद्वीप सियाल का बना है, सीमा के कम घनत्व वाला है, अतः सियाल सीमा पर बिना रुकावट के तैर रहा है। नंबर 2, महाद्वीपों का पश्चिम दिशा की ओर प्रवाह सूर्य तथा चंद्रमा की ज्वारिश बल के कारण हुआ माना जाता है। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। ज्वारीय रगड़ पृथ्वी के भ्रमण पर रोक ब्रेक का काम करती है। इस कारण महाद्वीपों के भाग पीछे छूट जाते हैं और स्थल भाग पश्चिम की ओर प्रवाहित होने लगते हैं। यानी कि जो बल हैं उसमें बल जो लगने वाले बल
बल जो है वो एक जो है गुरुत्व बल, एक है प्लवनशीलता बल, प्लवनशीलता या उत्प्लावक, उत्प्लावक बल। तीसरा है ज्वारीय बल। वेगनर का जो सिद्धांत है बेसिकली वहां पर ये तीन बल काम करते हैं, एक तो गुरुत्व बल, प्रवणशीलता का बल, या उत्प्लावक बल और ज्वारीय बल। चंद्रमा और सूर्य का जो आकर्षण शक्ति है, उसके आकर्षण शक्ति के कारण जब पृथ्वी पश्चिम की पूर्व की ओर घूमती है तो उस घूमने के फलस्वरूप जो महाद्वीपीय भाग है वो पश्चिम की ओर सिर्फ जाता है और इस तरीके से गति होती है, ऐसा वेगनर महोदय बताते हैं। तो हम बात करते हैं महाद्वीपों के वास्तविक प्रवाह की। तो महाद्वीपों का जो वास्तविक प्रवाह है, पेंजे का विभाजन कार्बोनिफरस युग से प्रारंभ होता है। गुरुत्व तथा प्रवणशीलता के बल के कारण पेंजे के दो भागों में विभाजन हो गया। उत्तरी भाग लोरेशिया, दक्षिणी भाग गोंडवाना कहलाया, बीच का भाग टेटिस सागर के रूप में बदल गया। इसे टेटिस का खुलना, ओपनिंग द टेटिस कहा जाता है। जुरासिक युग में गोंडवाना का विभाजन हो गया तथा ज्वारीय बल के कारण प्रायद्वीपीय भारत, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका गोंडवाना से अलग होकर प्रवाहित हो गए। उस समय उत्तरी तथा दक्षिणी अमेरिका के ज्वारीय बल के कारण पश्चिम की ओर प्रवाहित हो गए। प्रायद्वीपीय भारत के उत्तर की ओर प्रवाहित होने के कारण हिंद महासागर का निर्माण हुआ। दोनों अमेरिका के पश्चिम की ओर प्रवाहित होने के कारण आंध्र महासागर का निर्माण हुआ। उत्तर भाग समान गति से प्रवाहित नहीं हो रहे। आंध्र महासागर का एक अक्षर के रूप में उत्तरी दक्षिण अमेरिका के पश्चिम दिशा में विभिन्न दर से प्रवाह के कारण संभव हुआ। दोनों अमेरिका के पश्चिम दिशा की ओर प्रवाह के कारण ही मध्य अटलांटिक तट का निर्माण हुआ। आर्कटिक सागर और उत्तरी ध्रुव का निर्माण महाद्वीपों के उत्तरी ध्रुव से हटने के कारण और पेंथालासा का कई दिशाओं में महाद्वीपों के अतिक्रमण के कारण उसका आकार संकुचित हो गया, जिसका अवशिष्ट भाग प्रशांत महासागर बना। इस तरह स्थल और जल का वर्तमान रूप प्लायसीन युग तक पूर्ण हो गया था। अब ध्रुवों का स्थानांतरण की बात करें हम तो सिलियन युग में मेडागास्कर उत्तरी ध्रुव जो था वो 14 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 124 डिग्री पश्चिमी दिशांतर के मध्य था। मेडागास्कर के उत्तर पश्चिम में, दक्षिण ध्रुव मेडागास्कर के उत्तर पश्चिम पूर्व में था। कार्बोनिफरस युग की बात करें तो उत्तरी ध्रुव जो था वो 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 147 डिग्री पश्चिमी दिशांतर, जबकि दक्षिण ध्रुव नेटाल के डरबन के पास था। टर्शियरी युग में बात करें तो एक जो उत्तरी ध्रुव था वो 51 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 153 डिग्री पश्चिमी दिशांतर, और अफ्रीका दक्षिण ध्रुव था वो अफ्रीका के दक्षिण में 53 डिग्री दक्षिण अक्षांश के पास था। ये यहाँ पर है। एंडीज पर्वतों का निर्माण इसी तरह यूरेशिया, अफ्रीका और प्रायद्वीपीय भारत के भूमध्य रेखा की ओर प्रवाहित। उस समय भूमध्य रेखा में टेटिस सागर के होकर गुजरती होने तथा उसके दूसरे ओर सरकने के कारण टेटिस भूसममिति की बदल गई। इसी कारण टर्शियरी युग की अल्पाइन पर्वत श्रेणियों की रचना हुई। यहाँ पर वैज्ञानिक ने परस्पर विरोधी बातें कही है। प्रारंभ में तो सीआर बना किसी रुकावट की सीमा पर तैर रहा था, परंतु बाद में सीमा तथा सीआर के प्रभाव रुकावट ये कैसे संभव हो सकता है। अब समुद्री द्वीपीय जो चाप है, समुद्री द्वीपीय चाप का त्वरण की उत्पत्ति का कारण महाद्वीप की प्रवाह की गति में शिथिलता का होना बताया जाता है। जब एशिया का स्थलीय भाग पश्चिम की ओर प्रवाहित हो रहा है तो उस समय कुछ भाग महाद्वीपीय प्रवाह के साथ नहीं दे पाया और पीछे छूट गया। सखालिन, गुजरात, जापान, फिलीपाइन आदि द्वीपों का निर्माण हुआ। इसी तरह दोनों अमेरिका के पश्चिम की ओर प्रवाहित होते समय कुछ भाग पीछे छूट गया और पश्चिम द्वीप समूह का निर्माण हुआ। अब हम बात करते हैं कार्बोनिफरस हिमानीकरण। अब कार्बोनिफरस युग में दक्षिणी गोलार्ध में हिमावरण का व्यापक विस्तार हुआ, जिस कारण दक्षिणी गोलार्ध के ब्राजील, फॉकलैंड, दक्षिण अफ्रीका के पारो प्रदेश, प्रायद्वीपीय भारत, ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका के हिम प्रसार हो गया। कार्बोनिफरस युग में सभी स्थलपिंड का एक स्थल भाग के रूप में थे। दक्षिणी ध्रुव वर्तमान डरबन के पास था। इस समय इस तरह दक्षिणी ध्रुव पेंजिया के मध्य में था। जब हिमचादर का फैलाव हुआ होगा तो दक्षिण ध्रुव के उक्त सागरों स्थानों हिमावरण छा गया होगा। बाद में महाद्वीपीय प्रवाह के कारण स्थल भाग अलग अलग हो गए और इसी तरह ग्लासोसेप्टिस वनस्पति का वितरण भी उक्त
क्षेत्रों जब किए थे सम्मिलित थे हुआ माना जाता है। अब हम बात करते हैं सिद्धांत की मूल्यांकन की। तो सिद्धांत का मूल्यांकन जो है वो वैज्ञानिक का प्रारंभिक उद्देश्य अतीत काल में हुए जलवायु संबंधी परिवर्तनों का समाधान करना ही था। मूल्यांकन परंतु जो जो समस्या आगे आती गई सिद्धांत बढ़ता गया। फल यह हुआ कि वैज्ञानिक अधिक लोभ में पड़ गए और बीच में कई गलतियां कर बैठे, यहाँ तक कि कई परस्पर विरोधी बातें भी कहा गई। वैज्ञानिक के सिद्धांत में दोष पाए गए। नंबर 1, वैज्ञानिक द्वारा प्रयुक्त बल महाद्वीपों के प्रवाह के लिए सर्वथा अनुपयुक्त था। चंद्रमा और सूर्य की ज्वारीय बल के पश्चिम महाद्वीप की पश्चिम दिशा की ओर प्रवाह तभी हो सकता है जब वह वर्तमान ज्वारीय बल से नब्बे अरब गुना अधिक रहा होगा। यदि इतना बल वर्तमान ज्वारीय बल से 90 अरब लाख गुना अधिक रहा होगा, यदि इतना बल महाद्वीपों के प्रवाह के समय रहा होता तो पृथ्वी का परिभ्रमण एक ही वर्ष में बंद हो गया होता। इसी तरह गुरुत्व बल के कारण महाद्वीपों में प्रवाह नहीं हो सकता, बल्कि इसके प्रभाव से स्थल भाग आपस में मिल गए होते। नंबर 2, वैज्ञानिक ने कई परस्पर विरोधी बातें कही। प्रारंभ में बताया कि सियाल जो है वो सीमा पर बिना रुकावट के तैर रहा है। बाद में बताया कि सीमा से सियाल पर रुकावट आई। यदि इसे मान भी ले तो सियाल से सीमा कठोर है और तो सियाल उस पर कैसे तैर सकता है। नंबर 3, आंध्र महासागर के दोनों तटों को पूर्ण देर नहीं मिलाया जा सकते यदि दोनों तटों की भूगर्भिक बनावट हर जगह मेल नहीं खाती। नंबर 4, वैज्ञानिक ने महाद्वीपों के प्रवाह की दिशा तथा तिथि पर अच्छी तरह प्रकाश नहीं डाला। कार्बोनिफरस युग से पहले बेंजिया किस प्रकार का बल द्वारा स्थिर रहा होगा। ये कुछ कारण है जिस वजह से जो सिद्धांत में कुछ कमियां आती हैं। तो इन कमियों को दूर करने के लिए अगला जो नवीनतम सिद्धांत है प्लेट टेक्टोनिक्स सिद्धांत। प्लेट टेक्टोनिक्स सिद्धांत उसमें बताते हैं कि आगे आप बात करेंगे प्लेट टेक्टोनिक्स सिद्धांत जो है वो किस तरीके से प्रकाश में आता है। आज हमने पढ़ा टेलर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत और वैज्ञानिक का महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत। तो सिद्धांत के बारे में काफी कुछ आपको महाद्वीप महासागर के समझ में आया होगा। मैं एलबीएस गुजरात के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। और आप इस तरीके से एलबीएस परिवार से आपने एलबीएस गुजरात का यूट्यूब चैनल देखा, लाइक किया, सब्सक्राइब किया, इसके लिए आपको अधिक बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।